लास्ट लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ऊपर ऊपर से बहुत सारी चीज़ें जान ली थी कि होता क्या है ये इतना इतना मतलब प्रिमिटिव होके भी, ओल्ड होके भी, मिलीनियल जैसी सोच रखने, मिलीनियल से भी और पुरानी वाली सोच रखने के बावजूद भी ये अपना खाना कैसे बनाता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है। तो हमने न्यूक्लियाइड रीजन जीनोफोर के बारे में हमने पढ़ लिया था। वो सारी चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था उसमें ग्लाइकोकैलिक्स। अब ना ये ना सबसे ऊपरी सतह है, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक सेल की सबसे ऊपरी सतह है। तो ये एक स्लाइमी लेयर भी हो सकती है, मैं कहूँ ये एक चिपचिपी सी लेयर है जो एक सेल के ऊपर प्रेजेंट रहती है। अगर सेल को कहीं पे चिपकना है, कहीं से अधेर होना है, एडहेशन के लिए हेल्प करना है, और यहाँ पर ये सबसे ऊपरी सतह होने के बाद वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो सबसे ऊपर रहेगा जाहिर सी बात है सब वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और मतलब सारी चीज़ों से, इन्वायरमेंट से, सारी चीज़ों। अब बैक्टीरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो हमारे अंदर रहते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे अंदर है, हमारी इम्यूनिटी से बचे रहने के लिए भी वो ग्लाइकोकैलिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होस्ट जो है, अगर कोई बैक्टीरिया अगर किसी के अंदर जा रहा है तो वो उसका होस्ट हो गया। तो होस्ट की इम्यूनिटी सिस्टम से प्रोटेक्शन के लिए भी ये हेल्प होता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसका कंपोजिशन क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ मेकअप ऑफ द म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूको का मतलब ही क्या है? म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ। म्यूकस, सेकेराइड, शुगर। शुगर वही अपनी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि ये दो टाइप का होता है, कि एक होता है स्लाइमी लेयर और दूसरा होता है कैप्सूल। कैप्सूल जो रहेगा वो टफ रहेगा, और जो स्लाइमी लेयर रहेगा वो लूज शीट की तरह रहेगा। और इसका जो फंक्शन है, एक एक चीज़ का नोट बनाते चलो, एक एक चीज़। जैसे कि मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम बनाया था, वो उसे अपनी बना लो। और एक एक जैसे कि मैंने पहला ये उठाया है ग्लाइकोकैलिक्स, पहला स्ट्रक्चर उस प्रोकैरियोटिक सेल का, तो उसको अब एक एक चीज़ बना के चलो। ये ग्लाइकोकैलिक्स के बिहाफ पे जो हमने डिस्टिंग्विश किया है, स्लाइमी लेयर और कैप्सूल, इसे भी अच्छे से देखते हैं। फंक्शन क्या है इसका? ये प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम immune system of host। और सबसे बड़ा काम इसका एडेशन। किसी सतह पर इसे जमे रहने के लिए, चिपकने के लिए, चूँकि म्यूकस होता है तो उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स का हेल्प ले सकते हैं। वैसे एक और चीज़ बताया था मैंने एडेशन के लिए लास्ट वीडियो में, जो है फिम्ब्री। 3 हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे जो सेल वॉल से निकल रहे थे। सबसे पहला था फिलामेंट, हाँ फ्लैजिला। फ्लैजिला का एक वैसे पार्ट होता है फिलामेंट, ठीक है। फ्लैजिला, फिम्ब्री एंड पिलाई। तो फिम्ब्री है, जो फिम्ब्री भी एडेशन में हेल्प करता है, उसे हम देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले ये इसे कवर कर लो, यानी कि नोट कर लो। इसके बाद हम देखेंगे बेसिकली ये एक सेल जो एनवेलप था उसका ये पहला पार्ट है। सेल एनवेलप 3 चीज़ों से मिलकर बना है। नंबर 1 ग्लाइकोकैलिक्स, नंबर 2 सेल वॉल, एंड नंबर 3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन से हमने 3 चीज़ें देखी थी, मतलब एक ही चीज़ देखी थी बेसिकली। टिपिकल हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में मेसोसोम, अगर वो फोटोसिंथेटिक होता है तो उसमें हम क्रोमेटोफोर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। क्रोमा यानी कि कलर, यानी क्लोरोफिल, उसका होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो नंबर 2 देखेंगे सेल वॉल। बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स ना
बैक्टीरिया का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। अब उसके अंदर हम सेल वॉल को देख रहे हैं। सेल वॉल भी ज़्यादा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लाइकोकैलिक्स, क्योंकि वो लूज शीट था, ये टफ है थोड़ा। तो इसका जो फंक्शन होता है वो रिजिडिटी होता है, ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है। इसका फंक्शन पहले पढ़ लेते हैं। इसका जो फंक्शन है वो रिजिडिटी, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को सेल में आने से रोकता है, ठीक है। अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को सेल में आने से रोकता है, ठीक है। यानी कि ये फ्रीली परमेबल है, यानी कि इसको नहीं फ़र्क पड़ता कि आगे पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर है, क्या है, ये सबके लिए फ्रीली परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल है, सबके लिए फ्रीली परमेबल है। बट फिर भी ये प्रिवेंट, एकदम एनसीईआरटी की लाइन है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल। और बेसिकली ये सेल वॉल है, तो ये सेल वॉल किसका है? एक बैक्टीरिया का सेल वॉल है, एक बैक्टीरिया का सेल वॉल है। बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट, यानी कि मैंने कहा कि एक बैक्टीरिया का सेल वॉल, यानी कि और किसी के पास भी सेल वॉल होती है कि हाँ ना, प्लांट के पास होती है, फंगाई के पास होती है, एल्गी के पास होती है, ये सारों के पास सेल वॉल होती है। लेकिन ये सेल वॉल में से सबका कंपोजिशन भी अलग अलग रहेगा, सबके फंक्शन के हिसाब से। तो ये सेल वॉल है बैक्टीरिया का, तो इसका कंपोजिशन होगा पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो, पेप्टिडो से क्या याद आया? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब भाई, पेप्टाइड बॉन्ड तो अमाइनो एसिड से, इतना तो सब मतलब थोड़ा सा बेसिक होगा ही। अमाइनो एसिड के जुड़ने से बहुत सारे, मतलब अगर प्रोटीन एक पॉलीमर है तो उसका मोनोमर अमाइनो एसिड है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है, और वो अमाइनो एसिड एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं जिसका नाम होता है पेप्टाइड। तो ये प्रोटीन होता है, पेप्टाइड बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर शुगर, कौन सी शुगर होती है? दो टाइप की शुगर होती है, नैग एंड नैम। नैग यानी एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एंड नैग, नैम होती है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, ठीक है। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स में देके रखा गया है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ द काइटिन। काइटिन इज अ सेल वॉल का कंस्टिट्यूएंट है, किसके? फंगस में। ये फंगस में भी आता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन फंगस में भी आएगा, बैक्टीरिया में आएगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो शुगर वाला पार्ट है उसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन आएगा, और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड आएगा। तो ये होता है सेल वॉल का फंक्शन, जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, फ्रीली परमेबल है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। और एक और इसका जो मतलब होता है ना कि शेप, एक शेप दे रहा है, ये रिजिड है तो एक शेप में रखेगा, सेल इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स का वैसे एक और फंक्शन था जो मैं लिखना भूल गई, जो कि था कि वो ना, मतलब अगर सेल है तो सेल के अंदर जो वाटर यानी कि जो भी मटेरियल है वो सेल से बाहर जाने को रोकता है। तो यहाँ पर वो किसी भी न्यूट्रिएंट और वाटर का मूवमेंट होने से बचाता है, ठीक है। वो सेल से बाहर जाने से रोकता है, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर एनसीईआरटी में एक और बात लिखी गई है कि इनके जो सेल एनवेलप है, इसकी बेसिस पे हमारे पास प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो टाइप होते हैं, यानी कि एक ग्राम पॉजिटिव यानी एक ग्राम नेगेटिव। तो एक डिफरेंशियल स्टेनिंग का मेथड है, अगर मैं कराने हो तो 20 मिनट तो उसमें लग जाएगा, तो ऐसे सुन लो। डिफरेंशियल स्टेनिंग का मेथड है जिसमें हम 3 से 4 स्टेप में करते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग का मतलब कि जो स्टेन अलग अलग, दो अलग अलग बैक्टीरिया को अलग अलग रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। अब जो स्टेन वो ले लेगा, ठीक है, उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे, जो स्टेन लूज कर देगा उसे हम नेगेटिव बोलेंगे। तो ग्राम स्टेनिंग यही होता है, और वो उसकी कवरिंग के ऊपर होता है, ठीक है। अब देखो, एक
अब बोल ही दिया तो ठीक, सुन लो। ग्लाइकोकैलिक्स यानी कि जो बैक्टीरिया का जो आउटर कवरिंग है वो ज़्यादा थिक होगी, यानी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर ज़्यादा थिक होगी, जिसके पास आउटर मेम्ब्रेन और लिपोपॉलीसेकेराइड की कोटिंग होगी, वो ग्राम पॉजिटिव है। बिकॉज वो मतलब ठीक है, ठीक है, तो जब उसमें एब्जॉर्ब होगा स्टेन तो फिर दोबारा छोड़ेगा नहीं, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन थिन वाला जो नेगेटिव है वो छोड़ देगा वो स्टेन, तो इसीलिए वो नेगेटिव है, क्योंकि वो स्टेन छोड़ देता है। और ये जो कलर है स्टेन का, उसे हम वॉयलेट क्रिस्टल बोलते हैं, जो कि वायलेट कलर का रहता है। ठीक है। फटाफट अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चलेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। ठीक है, वैसे तो दुनिया में पहली बात तो सुन लो, दुनिया में ठीक है, दुनिया में साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन हर सब में सेम रहेगा। साइटोप्लाज्म मतलब साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी होते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म एक 3D है, जैसे मैंने पहले कहा था। तो वो 3D स्ट्रक्चर ऐसे जो है पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे 3D स्पेस में, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे है क्योंकि साइटोस्केलेटन की वजह से, जो कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, फिलामेंट्स। ठीक है, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि वो चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, दोनों टाइप के सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन सेम रहेगा, और उसमें लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है। फॉस्फो, इसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हैं, तो पहले प्रोकैरियोटिक सेल को अच्छे से करते हैं। फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर होती है। ठीक है, ये ऐसे 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 प्रेजेंट होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल है हर मॉलिक्यूल के लिए। जैसे कि अगर उसके पास पोलर मॉलिक्यूल आया, उसके लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, नॉन पोलर आएगा तो उसके लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, जो कि मैंने कहा कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो एक, सुन लो, बेसिकली फॉस्फोरस है वो नॉन पोलर होता है, और फॉस्फोरस यहाँ पे पोलर है, तो ये वाली लेयर पूरी नॉन पोलर होगी। तो अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल आने की कोशिश करेगा, तो ये नॉन पोलर जो लिपिड टेल्स हैं उसे रोकेंगी, तो उसके लिए अलग अलग चैनल्स लगे होते हैं, प्रोटीन चैनल्स लगे होते हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, जो कि ट्रांस चैनल्स होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, जो पूरा का पूरा मतलब एक एक मॉलिक्यूल्स और आयन ट्रांसपोर्ट के लिए होती है। वो अच्छे से हम एक एक चीज़ सिंगर एंड निकल्सन में पढ़ेंगे, फॉस्फोलिपिड बायलेयर का एक एक चीज़ डिटेल में। ठीक है, पहले तो ये सिलेक्टिवली परमेबल है, ये डिफ्यूजन, जो कि ये मतलब फ्लूइडिटी है, ये मतलब ये फ्लूइड है, ये थोड़ा सा नरम है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, वो जो सेल वॉल था, वो थोड़ा सख्त है, ये थोड़ा नरम है। ये थोड़ा नरम है, तो ये मतलब इसके मॉडिफिकेशंस भी होंगे। ठीक है, मॉडिफिकेशंस भी होंगे, इसके मॉडिफिकेशंस भी होंगे। ये डिफ्यूजन कराती है, डिफ्यूजन कराती है, और मॉडिफिकेशंस में हमने जो स्ट्रक्चर्स देख लिए थे। ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे पूछा था ना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसमें एटीपी कौन बनाएगा। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही काम होता है, रेस्पिरेशन का काम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही काम होता है, रेस्पिरेशन। और आखिर में लिख दो सेम एज सेम एज यूकैरियोटिक सेल। दुनिया में दो ही टाइप के जो सेल हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेम रहेगी यूकैरियोटिक की तरह। ठीक है, तो मॉडिफिकेशंस के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉडिफिकेशन क्या थी इसकी, रेस्पिरेशन। तो अगर रेस्पिरेशन है तो इसकी मॉडिफिकेशन मैंने मीजोजोम बोला। ठीक है, मीजोजोम बोला, तो मीजोजोम ही मतलब, एक सेकंड में दिखा बना के रखती हूँ।
modification of plasma membrane, modification of plasma membrane। तो सबसे पहली चीज आएगी मीजोजोम। मीजोजोम मीजोजोम एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हेल्प करेगा। अगर देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास रेस्पिरेटरी सारे एंजाइम्स हैं, तो उसमें मीजोजोम की क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, आप ये पूछेंगे तो यूँ समझ लो कि अगर मीजोजोम ना हो तो रेस्पिरेशन होगी कि नहीं होगी? होगी, रेस्पिरेशन होगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइम बनाएगा। लेकिन मीजोजोम के होने से एक नाम मिल जाता है उसे, क्योंकि अगर यही मीजोजोम, मैंने कहा कि ये प्रिमिटिव टाइप है, ओल्ड टाइप है, तो ये इवोल्यूशन में आता है, तो यही मीजोजोम आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। आप देख लेना चाहे तो, मैं पढ़ाऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया। यही मीजोजोम आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। इसी को हम एंडोसिम्बायोटिक थियरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो आगे ये मतलब ऐसे, ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे आगे चल के ये मॉडिफिकेशन करेगी। तो इसके बेसिकली तीन टाइप के होते हैं ये। एक होता है वेसिकल के फॉर्म में, एक होता है लेमेले, ठीक है, और तीसरा होता है वेसिकल, लेमेले एंड ट्यूब्यूल। वेसिकल ऐसे सबसे कॉमन वेसिकल है, फिर लेमेले इनवेजिनेट हो जाते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवेजिनेशन, उनका मॉडिफिकेशन ही मीजोजोम बनाता है, वेसिकल, लेमेले और ट्यूब्यूल के फॉर्म में। ठीक है, और सेकंड ये इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमने सबसे पहले इसका देख लिया, रेस्पिरेशन। इसका फंक्शन होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, ठीक है, इसका फंक्शन होता है रेस्पिरेशन, फंक्शन होता है इसका रेस्पिरेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और डिवीजन, सेल का डिवीजन। एक सेल से दो डॉटर सेल बन रहे हैं, तो इसकी वजह से होगा। कैसे होगा? अगर जैसे कि सेल है ये, ठीक है, तो पहले इसमें मीजोजोम आके इसका जो मैंने बताया था न्यूक्लियर रीजन, तो यहाँ पे आके ये अटैच हो जाएगा। फिर ये ऐसे दो बनेंगे, ये मीजोजोम डिवाइड होगा। मीजोजोम डिवाइड होगा तो इनका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड हो जाएगा। अब जब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो गया तो यहाँ पर अब मैंने बोल दिया कि कार्योकाइनेसिस हो गई। कार्यो का मतलब न्यूक्लियस, तो अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो यहाँ पर कार्योकाइनेसिस के बाद फिर साइटोकाइनेसिस भी हो जाती है। तो ये ऐसे डिवीजन करता है। ठीक है, क्योंकि मीजोजोम बाइनरी फ्यूजन कर सकता है। बाइनरी फ्यूजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और क्या था इसका फंक्शन? मेन सारे फंक्शन तो यही हैं। अभी इतना ही लिख लो। बस यही है, यही सारे। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो एंजाइम्स बना सकता है रेस्पिरेशन के, लेकिन वो मीजोजोम क्यों रखता है? क्योंकि उसे एक फंक्शन मिला। तो यहाँ पर इसमें एनसीईआरटी में लिखा है कि ये एंजाइमेटिक कंटेंट बनाता है, एंजाइमेटिक कंटेंट को इंक्रीज करता है। एंजाइमेटिक कंटेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका इन्वेजिनेशन हो रहा है, इन्वेजिनेशन हो रहा है तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, SA मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, और ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, और एक और मॉडिफिकेशन था जो मैंने पढ़ाया था,
क्रोमेटोफोर सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाएगा। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद से बनाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे, वो ब्लू ग्रीन एल्गे जो क्या है अपना साइनोबैक्टीरिया है, जो कि यू बैक्टीरिया का पार्ट है। इसे हम और अच्छे से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, जो कि यू बैक्टीरिया का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद से बनाता है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कीमो, ठीक है, दूसरा वाला मॉडिफिकेशन, यानी कि क्रोमेटोफोर एब्सेंट होगा, हाँ एब्सेंट होगा, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को। फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को, जो कि क्रोमेटोफोर के द्वारा होगी। हम उसे और अच्छे से, जो कि साइनो बैक्टीरिया है, हम उसे और अच्छे से पढ़ेंगे अभी। मिसोजोम डन। नंबर 2 क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर का मतलब ही पिगमेंट होता है, यानी कि कलर प्रोवाइड करना, जो कि फोटोसिंथेसिस। इसका फंक्शन सिंपली लिख लो, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने कुछ बोला था कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, अपना मीजोजोम ही चल के आगे आगे चल के यूकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा, ठीक है, क्योंकि ये तो एवोल्यूशन का पार्ट है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि क्रोमेटोफोर वाला बैक्टीरिया मतलब प्लांट सेल के अंदर जाकर क्रोमोप्लास्ट बना देगा। हाँ, ये भी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का पार्ट है। इसके जो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास होगा, उसका एग्जाम्पल क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसके अलावा भी एक चीज़ और बताई थी, जो मतलब जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, गैस वैक्यूल, सरफेस पिलाने के लिए। तो एक और गैस वैक्यूल है, एक और गैस वैक्यूल लिख लो, गैस वैक्यूल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर और गैस वैक्यूल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर जो गैस वैक्यूल है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर एक भी ऑर्गेनेली ऐसा नहीं है जिसके पास मेम्ब्रेन है, तो इसका जो गैस वैक्यूल होगा वो मेम्ब्रेन लेस होगा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल देख लिया हमने, मतलब कि वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंक्लूजन बॉडीज क्या थी, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज मैंने बताया कि इंक्लूजन बॉडीज भी मेम्ब्रेनलेस हैं, साइटोप्लाज्म में है, मेम्ब्रेनलेस हैं, साइटोप्लाज्म में है, माइटोकॉन्ड्रियल सेल के। इसे वर्बली सुन लो क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या था, छोटे छोटे गिन्नी गोलियाँ, उसके हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। वो गोलियों के फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ऐसे इंक्लूजन्स जो है अपने फूड्स अपने पड़े रहते हैं साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक सेल के, तो उसे हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं, जो कि मेम्ब्रेनलेस है और प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। इसके अलावा हमने देखा था राइबोसोम। राइबोसोम, यू कैन राइट दिस दही में जेली। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली, एक ही मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि है राइबोसोम, दही में जेली। राइबोसोम है भी तो कैसा, प्रिमिटिव वाला, पुराने ख्यालात वाला, यानी कि थोड़ा छोटा, ठीक है। पुराने ख्यालात के लोग छोटे होते हैं, मेरा ऐसे कहने का मतलब कुछ था, ठीक है। 70S राइबोसोम। एस का मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, स्वेडबर्ग कोफिशिएंट। अब यानी कि मैंने इसे कहा था स्वेडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन, स्वेडबर्ग द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है, स्वेडबर्ग द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो ये 30S इसकी स्मॉलर सब यूनिट है,
स्मॉलर सब यूनिट है, और 50s इसकी लार्जेस्ट सब यूनिट है। यहाँ पर मैंने 30 और 50 को 70 क्यों लिख दिया, इसको और डिटेल में मैं तब पढ़ाऊंगी जब मैं एक राइबोसोम को खुद डिस्कस करूंगी एक अलग सेपरेट वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको ग्राम स्टेनिंग का मतलब मेथड और अच्छे से चाहिए कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, क्रिस्टल ग्रीन, फिर उसके बाद मॉडरेंट डालते हैं, आयोडिनेशन होता है, और उसके बाद फिर हम उसे डीकलराइज करते हैं इथाइलिन अल्कोहल में, फिर उसके बाद हम एक और स्टेनिंग सैफरन डालते हैं। तो ये और अच्छे से जानने के लिए अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इट इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्री, इट इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्री। पूरी सेल इज़ अ फैक्ट्री। उस फैक्ट्री के अंदर भी एक छोटी सी फैक्ट्री है, छोटी सी मशीन है जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। जो मैंने कहा था कि न्यूक्लियोइड है, ठीक है, न्यूक्लियोइड को भी यही डिस्कस कर लो। न्यूक्लियोइड जो है अपना, न्यूक्लियोइड यानी जीनोफोर, जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि ऐसे उलझा पड़ा हुआ है पूरे साइटोप्लाज्म में, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड है यानी कि 2 स्टैंड है इस डीएनए के, और सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। अब यहाँ पर क्या होता है, इसका रेप्लिकेशन भी होगा, इसका ट्रांसलेशन भी होगा। जब भी ट्रांसलेशन होगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, रेप्लिकेशन भी होगा। ट्रांसलेशन होने से पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब जब इसका डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से जब हमारा डीएनए है वो आरएनए बनाएगा। और मैं स्पेसिफिकली बात करूं एक आरएनए के लिए तो वो एमआरएनए होगा, ठीक है। अब एमआरएनए जब बनाया है यानी कि मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, एक सेल में ये जो छोटे छोटे राइबोसोम है ना, छोटे छोटे राइबोसोम है ना, ये जाकर इस एमआरएनए से जुड़ जाते हैं, ठीक है। इस एमआरएनए से जाकर जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए, यानी कि ट्रांसलेशन करने के लिए। तो यहाँ पर ये एमआरएनए पर ये 70s राइबोसोम जाकर जुड़ जाते हैं, यहाँ से ये अपना प्रोटीन निकालता है, 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 और यहाँ से ये अपना प्रोटीन निकालता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर को मैं स्पेसिफिकली ये बताना चाह रही थी कि इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीजोम। पॉली का मतलब बहुत सारा, जोम राइबोसोम से लिया गया है, पॉलीजोम, ठीक है। और पॉलीराइबोसोम, इसका जो डायमेंशन होता है, राइबोसोम का डायमेंशन होता है 15 नैनोमीटर टू 15 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर, बाय को हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। राइबोसोम को डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलेड ने, दैट्स वाई इसको हम पैलेड पार्टिकल भी बोलते हैं, क्योंकि इसे जॉर्ज पैलेड ने डिस्कवर किया था। समझ में आया? और अच्छे से क्या ही समझ पाओगे, इसमें तो मैंने सारे ही समझा दिए, ठीक है। और अच्छे से आप इसकी डिटेल लेक्चर में समझ पाएंगे, और डीप में रहने हैं राइबोसोम में। एक और स्ट्रक्चर मैंने शायद से इस डायग्राम में ऐड करना भूल गई, क्योंकि एक कैन यू गेस कि मैं क्या ऐड करना भूल गई थी डायग्राम में। दैट्स वाई मैंने वहाँ पर थोड़ा सोचा था कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। जो चीज़ मैं भूल रही हूँ गाइस बच्चों, वो है प्लास्टिड। मैं प्लास्टिड बोल रही हूँ। प्लास्टिड क्या है? इट इज़ अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों बोला? क्योंकि जो मैंने वो बताया कि वो डीएनए उलझा पड़ा हुआ है, जब उसका डिवीजन का टाइम आता है तो एक अपने आप को कॉम्पैक्ट कर लेते हैं। अब उस कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब ये कि एक डीएनए, ये भी डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या तो फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल बोल लो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या तो फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल बोल लो। इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है? ये एक से एक फिनोटिपिक कैरेक्टर में ये क्या करता है, फिनोटिपिक
कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है? तो अब हम जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि जेनेटिक्स का पार्ट है, ठीक है। देखो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे सारे चैप्टर्स का एक ही बेसिक चैप्टर है सेल। सेल को आप एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सारे चैप्टर्स आने वाले आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगे, ठीक है। फिनोटिपिक का मतलब जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी आंखों का कलर ब्लैक है, तो वो ब्लैक मेरा कैरेक्टर है, वो ब्लैक मेरा फिनोटाइप है। और ब्लैक क्यों आया? सामने वाले की आंखों का कलर का कैरेक्टर ब्राउन है, उसका ब्राउन क्यों है, मेरा ब्लैक क्यों है? जो ब्राउन और ब्लैक कैरेक्टर है, लेकिन उसके अंदर ऐसा रीज़न क्या है, वो हम न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए के अंदर जानेंगे, तो वो जीनोटाइप होता है, तो ये फिनोटाइप है। तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया में एक ऐसा, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक जीन, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक जीन, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक जीन, ठीक है। इसका एग्जांपल इसीरिशिया कोलाई ले लो। इसीरिशिया कोलाई, कौन कौन से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक के? इसीरिशिया कोलाई और सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। ये और अच्छे से अपने आपको बायोटेक्नोलॉजी में देखने को। इसका एक और मतलब एप्लीकेशन है, हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, जो कि है सिलेक्टेबल मार्कर, जो कि हमें पता चलने कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ये आपको अभी नहीं पता होगा, ये सब हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे अच्छे से। तो आप इतना अभी जान के लगे कि प्लास्टिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर द सर्टेन टाइप्स ऑफ फिनोटाइपिक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक जीन, और उसके बैक्टीरिया के एग्जांपल इसीरिशिया कोलाई, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। एंड ये और भी ज़्यादा हेल्प करता है हमें। एक और इसका एप्लीकेशन है जो कि है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करना, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डिटेक्ट करना, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने लास्ट में तीन और यानी कि मोटिलिटी के लिए और एडहेशन के लिए और मतलब कि उसके लिए बता दिए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि गैमीट बने ही नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोलेंगे। तो फटाफट उसे डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, फ्लैजिला। फ्लैजिला इज टू प्रोवाइड मोटिलिटी, मोटिलिटी यानी कि सेल मूवमेंट। अपने 10th में ज़रूर रिप्रोडक्शन में स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। स्पर्म के स्ट्रक्चर में वो फ्लैजिलर मूवमेंट होता है ना, वो ऐसे विश फ्लैश मूवमेंट, उस मूवमेंट को ऐसे 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 करने के लिए, ठीक है, और वो मूवमेंट के लिए फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी एक बेसिक सी डायग्राम होती है ये। बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फिलामेंट ही मूवमेंट के लिए होता है, और जो फ्लैजिला होता है ना, ये अगर मतलब सेल वॉल है, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ऐसे एम्बेडेड होता है पूरा, ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे एम्बेडेड होता है। ये बेसल बॉडी है, ये हुक है, हुक ऐसे ऐसे थोड़ा कर्व स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे ये फिलामेंट होता है, दिट इज द फिलामेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ये एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास फ्लैजिला है, तो क्या यूकैरियोटिक सेल के पास भी होगा? हाँ होगा, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर हो, मतलब अंतर तो हो गई फ्लैजिला में बहुत ज़्यादा अंतर। क्या होगा मतलब कि वो भी मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये भी मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, अंतर क्या होगा? प्रोटीन का। इसकी प्रोटीन फ्लैजिलिन है, उसकी प्रोटीन ट्यूब्यूलिन होगी, उसमें 9+2 अरेंजमेंट होगा, इसके पास 9+2 अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सिंपली ऐसा है। अब 9+2 क्या होता है वो और अच्छे से हम यूकैरियोटिक सेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो प्रोकैरियोटिक चल रहा है। इसके बाद फटाफट इसके बाद जो दूसरा था वो पिलाया था,
पिलाए है वो किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है? पाइलिन, पाइलिन प्रोटीन, ठीक है। और हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मतलब बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है। ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये मोटिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, ये मोटिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, सिंपल। ये सेकंड था, फिलामेंट हो गया, ठीक है, फ्लैजिला हो गया, फिलाई हो गया, तो बचा गया, बताओ बताओ बताओ, फिम्ब्रे, फिम्ब्री बचा। फिम्ब्रे का काम क्या होता है? एडेशन। फिम्ब्रे स्पेलिंग देखेगा, फिम्ब्रे का ये क्या है? ब्रिस्टल लाइक है। ब्रिस्टल मतलब क्या? टूथब्रश देखे, टूथब्रश में जो ब्रश निकल जाता है उसको ब्रिस्टल लाइक बोलते हैं, तो वो ऐसा ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है। हेल्प इन अधेशन, मतलब कि किसी बैक्टीरिया को अगर चिपकना है तो अगर वो स्लिपरी होगा, उसके पास मतलब वो स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, फिम्ब्रे नहीं होगा तो वो स्लिप करेगा, लेकिन अगर उसके पास फिम्ब्रे हैं तो वो अधेसिव होगा तो वो स्लिप नहीं करेगा, तो दैट्स व्हाई इट्स हेल्प इन एडेशन। सो लेट्स रैप अप दिस प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा कि वो प्रिमिटिव टाइप का है, ओल्ड है, और मतलब कि पुराने तरीके का। अगर इवोल्यूशन की बात करूँ, हमने इसकी सारी चीज़ें देख लिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होने ना होने के बावजूद भी ये कैसे एटीपी बनाता है, मीजोजोम की हेल्प से। मीजोजोम के पास रेस्पिरेशन होता है। मीजोजोम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन एक रीजन होता है न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड रीजन। अब हमारा जो डीएनए है भाई वो 2.2 मीटर का है, उसको फोल्ड करने के लिए, न्यूक्लियस में रखने के लिए एक अच्छी चीज़ तो चाहिए ना, अच्छी मशीनरी तो चाहिए, मतलब कि सारे प्रोटीन्स चाहिए, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या, वो हम न्यूक्लियस में और अच्छे से देखेंगे, डीएनए पैकेजिंग में और अच्छे से देखेंगे। अभी बस जितना पढ़ रहे हो उतना अच्छे से याद रखो, एकदम बेसिक बना के चलो, ठीक है, बस। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।